ईद में ससुराल आए अमीर मायके वाले। शकीना, जज्बाती होकर मत सोचो। जिंदगी के फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए। तुम इतने बड़े घर की बेटी होकर अयान से क्यों निकाह करना चाहती हो? आखिर उस गरीब में ऐसा क्या रखा है? अब्बास सिद्दीकी के घर रिश्ता जोड़ने के लिए बड़े बड़े घरों के बेटों के रिश्ते लाइन में लगे हैं। मगर अब्बू, मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है, दूसरी दफा सिर्फ समझौता होता है। हम किसी भी कीमत में अयान को नहीं छोड़ सकते, फिर चाहे हमें कितनी भी जहमत क्यों ना उठानी पड़े। दिमाग खराब हो गया है इस लड़की का। बेगम साहिबा, समझाओ अपनी लाडली को कुछ। सकीना, अब्बू सही कह रहे हैं, ठंडे दिमाग से सोचो। अयान तुम्हारी कोई भी शौक पूरे नहीं कर सकेगा। जिस गरीबी में वो जी रहे हैं वहाँ तुम्हें रूखी सूखी रोटी के सिवा और कुछ हासिल नहीं होगा। अम्मी, अब्बू, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम अपने अयान के पास जा रहे हैं। शकीना अपने अमीरी भरी जिंदगी को ठुकराकर अयान से निकाह करके ससुराल आती है। अयान के कच्चे पुराने घर से उसकी गरीबी साफ झलक रही थी, जहां अयान के अब्बू हामिद, अम्मी सलमा, बहन नाफिजा रहा करते थे। उस गरीबी में वो कभी कुड़कुड़ाए नहीं, ना कभी ऊपर वाले को दोष दिया, बल्कि हमेशा उसका शुक्रिया अदा करते रहे। आओ बहू रानी, हमारे गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। अल्लाह के लिए ऐसा ना कहें अम्मी जान, जहाँ परिवार खुशी से रहता है वह गरीब खाना नहीं, बल्कि वो घर अल्लाह का बनाया आशियाना होता है। सकीना के स्वभाव में झलकता सीधापन देखकर उसके गरीब ससुराल वालों के मन का बोझ मिट जाता है और बहुत ही जल्द सकीना अपने गरीब ससुराल में ढल जाती है। देखते ही देखते रमजान के रोजे शुरू हो जाते हैं। सुनिए जी, कल से रमजान के रोजे शुरू हो रहे, आप अकरम भाईजान से थोड़े पैसे लेते आना। अरे बेगम साहिबा, तुम तो जानती ही हो, अकरम मियाँ इतने मक्कार हैं कि जब भी उनसे पैसे मांगता हूँ वो कोई ना कोई बहानेबाजी तैयार रखते हैं। मगर मैं कोशिश करूंगा। हामिद अभी बात ही कर रहा होता है कि तभी अयान कुछ फल और खजूर इत्यादि घर लाता है। अगली सुबह सलमा सहरी की तैयारी कर रही होती है, तभी सकीना उसके पास आती है। रमजान मुबारक अम्मी जान, आप अकेले ही सहरी की तैयारी कर रही हैं? हम तो नमाज पढ़कर आ ही रहे थे, फिर आपने जहमत क्यों उठाई? अरे इसमें जहमत कैसी, चलो तुम बैठो, मैं बाकी सबको बुला कर लाती हूँ। इसके बाद ससुराल के सभी सदस्य साथ मिलकर थोड़ी सी खजूरों को आपस में बांटकर सहरी खोलते हैं। तभी नफीसा सकीना से कहती है, भाभी जान, आप तो इतने बड़े घर की बेटी रही हैं, आपके रमजान के रोजे में सहरी की थाली तो हम गरीबों के चेहरे की थाली से एकदम अलग और उम्दा होती होगी ना? उसमें बर्फी, मिठाइयाँ, खजूर, फल और भी कितना कुछ होता होगा। मगर कहाँ आपको हमारे बीच रूखा सूखा खाकर रोजा रखना पड़ रहा है? ऐसा ना कहो नफीसा, खाने की थाली से अमीरी गरीबी नहीं आंकी जाती, चलो अब खाओ। सकीना ने बड़ी सरलता से जवाब दिया। ऐसे ही दिन ढलते गए। अयान और हामिद कड़ी मेहनत करते हर ढलते दिन के साथ देखते ही देखते रमजान के रोजे खत्म होने को आ गए। वह रमजान का 29वां दिन था। शकीना नमाज पढ़ रही थी। या मेरे मौला, आज मुझे गरीब बहू के खाली हाथ खुशियों से भर दे। कल ससुराल में मेरी पहली ईद है, रहमत बख्शना परवरदिगार। शकीना जैसे ही नमाज पढ़कर उठती है तभी फोन की घंटी बजती है, जिसके साथ शकीना का चेहरा खुशी से खिल उठता है। अरे बहू, बड़ी खुश लग रही हो, किसका फोन था? हमारे अब्बू का फोन था अम्मी जान, कल वो ईद के मुबारक मौके पर घर आ रहे, हम सभी से मिलने। सुनो जी, कल ईद के मुबारक मौके पर बहू के मायके वाले आने वाले, इसीलिए बाजार से ईद का सामान लेते आना। उस रोज हामिद ने अकरम से पैसे मांगे तो अकरम ने उसे फटकार कर कहा, अरे हामिद, अभी तो महीना पूरा होने में 10 दिन बाकी हैं, मैं तुझे पहले पैसे कैसे दे दूं? तुम गरीबों की ना यही आदत मुझे सबसे बुरी लगती है, एक बात को लेकर गले ही पड़ जाते हो। फिलहाल मेरे पास तुम्हें देने को अभी एक पाई नहीं है। अल्लाह के लिए ऐसा न कहो अकरम भाईजान, कल ईद के मुबारक मौके पर बहू के मायके वाले आने वाले हैं, उनके आगे हमारी खिल्ली उड़ जाएगी। अरे तो मैं क्या करूं? ऐन मौके पर अकरम मुकर गया। हामिद चिंता में भरकर खाली हाथ लौट आया। गनीमत थी कि अयान को कुछ पैसे मिले थे, जिससे वह थोड़ी बहुत सेवइयां और पकवान बनाने के लिए पाव पाव भर राशन घर ले आया था। अगले दिन ईद की मुबारक घड़ी भी आ पहुंची। तभी एक चमचमाती हुई गाड़ी सकीना के गरीब ससुराल वालों की चौखट पर आ गिरी और अब्बास महंगे सूट बूट कर रौब झाड़ते हुए गाड़ी से बाहर निकला। आइए समधन जी, तशरीफ लाइए। नफीसा, जाओ भाभी जान के मायके वालों के लिए नाश्ता लेकर आओ।
नफीसा ईद के पर्व पर बना पकवान, खजूर और सिवई से भरी कटोरी उनके आगे परोसती है। अम्मी, अब्बू, बिस्मिल्लाह कीजिए। अब्बास ने बुरा सा मुंह बनाकर थोड़ी सी सिवई चखा और झूठ मूठ का बहाना बनाकर सकीना के ससुराल वालों को बुरा भला सुनाना शुरू कर दिया। तौबा तौबा तौबा, ये कैसा वाहियात खाना है। क्यों हामिद भाईजान, आपके यहाँ ईद के मौके पर इतनी कंजूसी के साथ मेहमान नवाजी होती है? इस सेवई को पानी में उबाल कर ले आए हैं, और ये खजूर भी सड़े गले हैं। इन पर तो जानवर भी मुंह न मारे। शकीना, तुम्हें तो खबर है तुम्हारे मायके वाले की कि ईद बिना मटन खाए मकबूल नहीं होती। अरे मटन वटन लाओ। भाई क्या हुआ? लगता है गरीबी के कारण मटन खरीदने की औकात नहीं हुई। शकीना, तुम्हें तो अपने अब्बू को बताना चाहिए था। आखिर तुम्हारे मायके वाले इतने अमीर हैं। बस कीजिए अब्बू जान, आप मेरे परिवार की तौहीन कर रहे हैं। अगर आप शकीना के बब्बू ना होते तो मैं जाने क्या कर जाता। आवाज नीची रखकर बात करो। अगर तुम मेरी शकीना के शौहर न होते तो मैं तुम्हारा वो हश्र करता कि तुम याद रखते। मेरी फूल सी बच्ची की खानसामा बनाकर रख दिया है। अरे पता है, हर ईद पर मेरी बच्ची लाखों के कपड़े पहना करती थी। यह पहली दफा है जब निकाह के बाद मेरी शकीना की ईद ऐसे फीकी बीत रही है। तुम गरीब ससुराल वालों की इतनी भी औकात नहीं है कि मेरी बच्ची को एक सस्ता सा ही नया कपड़ा दिलवा दो। अब्बास की बातों में झलकते गुस्से से सकीना के गरीब ससुराल वालों का सर झुक जाता है। तभी सकीना कहती है, बस कीजिए, आप मेरे ससुराल वालों का नहीं बल्कि मेरी तौहीन कर रही हैं। निकाह के बाद एक लड़की का वजूद और उसकी शानाक उसका ससुराल होता है। और अब्बू जान, अम्मी जान हमें सराखों पर बिठा कर रखते हैं। हम इतने में भी बहुत खुश हैं। शकीना बहू, वो तुम्हारे अब्बू हैं। उन्हें तुम्हारी फिक्र करने का और तुम खुश हो या नहीं ये जानने का हक है। हमें कोई मलाल नहीं कि तुम्हारे मायके वाले ने हमसे क्या कहा। देखा अब्बू, ये है, ऐसी सोच है मेरे ससुराल वालों की। समधी जी, समधन जी, मुझे मुआफ कर दीजिए। अब तक मैं यही सोचता था कि गरीब और अमीर एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, मगर मैं गलत फहमी का कायल था। इसलिए देख ही नहीं सका कि मेरी बेटी अपने ससुराल वालों के बीच कितनी घुल गई है। अरे जाने दीजिए समधी जी, चलिए ईद के इस मुबारक रोज पर सारी रंजिश मिटाकर खुशियां बांटते हैं। ये रमजान में रखे गए रोजों का फल ही था जिसने शकीना के मायके और उसके ससुराल के बीच पड़े नफरत की कड़ी को तोड़कर उन्हें प्यार के धागे में पिरो दिया। आखिर में गरीब बहू के घर आए अमीर मायके वालों ने साथ मिलकर ईद की खुशियां मनाई। दर्श और नैन्सी एक ही कंपनी में साथ काम करते थे। दोनों के रिश्ते की शुरुआत तो दोस्ती से हुई, मगर दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले गए और दोनों में प्यार हो गया। नैन्सी नए जमाने की मॉडर्न ख्यालात रखने वाली लड़की थी, वहीं दर्श और उसके माता पिता भी गांव से शहर सेटल होने के बाद यहीं की सोच रखने लगे। एक सुबह दर्श अपनी माँ शालिनी से कहता है, माँ, मेरे ऑफिस में एक लड़की है, नैन्सी नाम है उसका। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। अरे तो ये बताने में इतना घबराना कैसा, तेरी पसंद हमारी पसंद होगी। उसी शाम दर्श नैन्सी को अपने माता पिता से मिलाने के लिए घर ले आता है, जिसके कुछ ही दिनों बाद दर्श और नैन्सी की शादी हो जाती है। जिसके बाद नैन्सी अपनी ससुराल और ऑफिस की जिम्मेदारियों में खरी उतरती है। गुड मॉर्निंग सासू माँ। गुड मॉर्निंग डैडी जी। मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है। आई एम सॉरी बट मेरे पास ब्रेकफास्ट सर्व करने का टाइम नहीं है। आई एम गेटिंग लेट। अरे कोई बात नहीं नैन्सी बहू, तू ऑफिस जा, बाकी का काम मैं देख लूंगी। थैंक यू सो मच मॉम। बहू बनने के बाद भी अब तक नैन्सी के लिए कुछ भी नहीं बदला था, मगर क्या आगे भी सब कुछ ऐसे ही चलने वाला था? ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, मगर एक शाम नैन्सी जब घर आई तो उसकी सास शालिनी ने कहा, बहू, कल गांव से तेरी 2 बुआ सास आ रही हैं। वो शादी में ना आ सकी थी, इसलिए अब तुझसे मिलने आ रही हैं। ठीक है सासू मॉम, मैं थक गई हूँ, अपने कमरे में जा रही हूँ। बहू अपनी बुआ सास के गांव से आने के बात को नजरअंदाज करके कमरे में चली जाती है, मगर बेचारी बहू को कहाँ पता था कि बुआ सास के आते ही उसका चैन सुकून सब छिनने वाला है। अगले दिन सुबह के 5 बजे कोई जोर जोर से उनके घर का दरवाजा पीटता है, जिससे पूरे घर वालों की नींद टूट जाती है और ससुर जल्दी से उठकर दरवाजा खोलता है। इतने में सास बहू भी कमरे से बाहर आ जाती हैं। अरे सत्तू भैया,
अरे घर की लुगाइयों ने क्या पैरों में मेहंदी लगा रखी है जो तुमको किवाड़ खोले पड़ गवा। अरे आते आते बीपी ना बढ़ाओ, तुम आओ बैठो यहाँ पे। ससुर की बात सुनकर गांव से आई बुआ सास, बैजंती और बसंती सोफे पर बैठ जाती हैं। मगर जैसे ही उनकी नजर बहू पर पड़ती है जिसने लोअर टी शर्ट पहना था, बस फिर बुआ सास कहाँ रुकने वाली थी। अरे दादा, शालिनी भाभी, ये बहुरिया ने कैसे मर्दों जैसे कपड़े पहने हैं? ससुर का शर्म लिहाज है कि नहीं? अरे जी, नैन्सी बहू शहर से है और शहर में रहने वाले खुले मिजाज के होते हैं। भाभी, इतना भी खुलना अच्छा नहीं। और तू नास पिटी बहू, जा जाकर हमारे लिए बढ़िया सी चाय बना कर ला। अपनी गवार बुआ सास की फरमाइश सुनकर बहू चिढ़कर किचन में चली जाती है और कहती है, ओह गॉड, ये गांव की औरतें इतनी टिपिकल क्यों होती हैं? अरे ओ नास पिटी बहू, चाय बनी कि नहीं? बहू चाय बनाकर बुआ सास को देती है, घर की साफ सफाई खत्म करती है। तभी अचानक से बहू की नजर घड़ी की तरफ घूम जाती है। 8 बज गए हैं, नाश्ते में जल्दी से कटलेट बना देती हूँ। बहू कटलेट बनाकर टेबल पर रख देती है और जैसे ही बहू शर्ट पैंट और ब्लेजर पहनकर बाहर आती है तभी दर्श कहता है, नैन्सी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, चलो तुम्हें ऑफिस छोड़ दूंगा। बहू जैसे ही पर्स टांग कर बाहर जाती है तभी बुआ सास पिनकते हुए पूछती है, अरे ओ मॉडर्न बहू रानी, इतना मटक मटक कर कहाँ जा रही हो? बसंती बुआ जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। क्या तुम मर्दों के बीच कमाने जाएगी? भाभी, अरे ओ सत्तू भैया, जरा यहाँ तो आना। क्या हो गया जिज्जी, बहू से कुछ गलती हुई है क्या? अरे इससे बुरा और क्या होगा कि घर की नई नवेली बहू बाहर जाकर नौकरी करे। उसके साथ साथ आप सभी ने भी शर्म घोल कर पी ली है। अभी भी वक्त है, बहू रानी को घर में रखो, वरना दिन दूर नहीं जब ये मॉडर्न बहू रानी इस खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला देगी। अपनी बुआ सास की सोच पर बहू भड़कते हुए बोलती है, बुआ जी, जॉब करना मेरा पैशन है। आप जैसे गवार सोच रखने वाले लोगों के कारण मैं अपनी जॉब, अपना करियर सैक्रिफाइस नहीं करने वाली। लेट्स गो दर्श। यह कहकर मॉडर्न बहू ऑफिस चली जाती है और बुआ सास हाथ मलती रह जाती है, जिसके बाद दोनों बहू पर उठे गुस्से का गुबार सास पर फोड़ती हैं। आर दे दो छूट भाभी। अरे इतनी ढीठ बहू तो हमने रामपुर में आज तक न देखी। कैसे ऐंठ झाड़ कर चली गई। गृहस्थी की गाड़ी कैसे चलती है, अब इसे हम सिखाएंगे। जैसे तैसे दिन बीत जाता है। शाम ढलने पर बहू जब थकी हारी घर आती है तभी बुआ सास बोली, अरे ओ बहू रानी, सोफा तोड़ लिया हो तो जाओ और रात के खाने की तैयारी करो। हो गॉड बुआ जी, आप दोनों आते ही मेरे सर पर क्यों चढ़ जाती हैं? अभी सिर्फ 7 बजे हैं। अरे बहू रानी जानती है, गांव में शाम के 6 बजे तक हर घर में चूल्हा जल जाता है और लोग खा पका कर 8 बजे तक सो जाते हैं, समझी? मगर तू 10-10 बजे तक डिंग डांग करती है तो जाकर 12 बजे तक जल्दीबाजी के जला भुना खाना बनाती है। मगर अब ये मॉडर्न गिरी नहीं चलेगी। चल उठ और अब खाना बना। अरे बसंती, गांव से जो घी का डब्बा लाए थे वो इसे दे दे, इसी में पराठा बनाना। बहू बुआ सास का दिया घी का डिब्बा लाकर किचन में आकर खाना बनाने लगती है। तभी सास किचन में आती है, जिसे देखकर बहू बोलती है, सासू मॉम, आखिर इन बॉडम बुआ सास को कब तक झेलना पड़ेगा मुझे? ऑलिव ऑयल में बना सब्जी और पराठे खाना पसंद है। अगर रोज रोज ये घी में चुपड़े पराठे खाएंगे तो हम भी बुआ जी की तरह बफेलो के शेप में आ जाएंगे। फिर सोफे पर समाना भी मुश्किल हो जाएगा। बहू, मैं तेरी परेशानी को समझ रही हूँ, क्योंकि जब मैं बहू बनकर आई थी तो ये सब मेरे साथ भी बीत चुका था। वही तेरे साथ हो रहा है। मगर इन्हें कुछ भी बोलने पर ये दाना पानी लेकर हम पर ही चढ़ जाएंगी। कुछ दिनों की बात है, एडजस्ट कर ले। ऐसे ही दिन बीतते गए, मगर न तो गवार बुआ जी की आदत बदली और न बहू की परेशानी टल रही थी। थक हार कर बहू ने बुआ सास के साथ घुलने मिलने की कोशिश शुरू कर दी। सुबह के 5 बजे घर के मंदिर में घंटी बजने की आवाज सुनकर बैजंती और बसंती कमरे से बाहर आई तो मॉडर्न बहू साड़ी पहने हाथों में पूजा की थाली लेकर भजन गुनगुना रही थी। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला माला, बजावे मुरली मधुर बाला बाला। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। अरे बसंती, क्या तू भी वही देख रही जो मैं देख रही हूँ?
हाँ, मगर ये मॉडर्न मेनका मीरा कैसे बन गई? अरे सब नाथ नारायण की माया है। बैजंती बुआ, बसंती बुआ, आप दोनों कब आई? ये लीजिए आरती। नैन्सी बुआ सास को प्रसाद देकर दोनों के पैर छूती है। इतने में बुआ की तो बल्ले बल्ले हो जाती है, जिसके बाद बहू गांव के खाने का पैटर्न फॉलो करके देसी खाने का तड़का लगाती हुई कहती है, बस जैसे ही इस मॉडर्न बहू के हाथों के देसी खाने का स्वाद मेरी गवार बुआ सास के मुंह लगेगा तो बस सारी झीक झीक मिच मिच का दी एंड। इसके बाद बहू मेज पर खाना परोसती है। पूरा मेज दाल, चावल, चटनी, सब्जी, सलाद, चोखा इत्यादि से भरा हुआ देखकर बुआ जी खाने पर लपक पड़ती हैं और बहू की तारीफों की पुल बांधते हुए कहती हैं, अरे वाह मेरी मॉडर्न बहू, क्या मजेदार खाना बनाया है तूने तो गांव वालों को भी फेल कर दिया। ये ले तेरा शगुन। शुक्रिया बुआ जी। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। बहू पूरा वक्त इसी खातिरदारी में रहती कि बुआ सास क्या खा पी ले, जिससे वो गांव वापस लौट जाएं। फिर एक दिन बुआ सास अपने गांव जाने लगती हैं और बुआ सास शहर से जाते हुए कहती हैं, अच्छा भाभी भैया बहू हम चलते हैं। बुआ जी जाने की इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़े दिन और ठहर जाती। ज्यादा फोर्स मत कर नैन्सी, वरना कहीं ये इरादा ना बदल दें। अरे नहीं बहू, अब जाना होगा गांव में, खेती बाड़ी देखना है, बहुत दिन हो गया है। आखिरकार दोनों बुआ सास गांव लौट जाती हैं। वहीं बहू भी अपनी जॉब कंटिन्यू कर लेती है, मगर कहीं न कहीं उसे बुआ सास के रोक टोक की आदत पड़ चुकी थी। वहीं गांव जाने के बाद बुआ सास भी मॉडर्न बहू की खिटपिट मिस करती हैं। आखिर ये खट्टे मीठे एहसास ही तो रिश्ते की खासियत हैं।